डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको पवन के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने AI सूचकांक के बारे में अध्ययन किया, पवन के कार्यों के बारे में अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में कि पवन की क्रिया के द्वारा कौन कौन से अपरदनात्मक स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें है अपवाहन बेसिन या वातगर्त, नंबर 2 है इंसेलबर्ग, नेक्स्ट है छत्रकशिला, नंबर 4 है भूस्तंभ, नंबर 5 है जूजेन, नंबर 6 है यार्दंग, नंबर 7 ड्राई कांटर, नंबर 8 जालक या जालीदार शिला और नंबर 9 है पुल या खिड़की। तो यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि पवन की क्रिया द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों के नाम यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें ये मुख्य रूप से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम यहाँ दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपवाहन बेसिन या वातगर्त किसे कहते हैं। तो सतह ऊपर असंगठित तथा कोमल शैलों को पवन यानी सतह के ऊपर जो असंगठित या कोमल शैलें होती हैं उनको पवन अपवहन या उड़ाव क्रिया से प्रभावित करके जो उसके कण होते हैं उनको उड़ाकर ले जाती है और उड़ाने के कारण वहां पर छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो छोटे गर्त होते हैं बाद में उनका आकार भी बढ़ता रहता है और गहराई भी बढ़ती रहती है, किंतु जो इनकी गहराई जो होती है उसकी अंतिम जो सीमा होती है वो भूमि जल स्तर या ग्राउंड वाटर टेबल द्वारा ही निर्धारित होती है। तो अपवाहन क्रिया में क्या होगा कि पवन के द्वारा जो होती है कोमल शैलें होती हैं उनको उड़ाव की क्रिया द्वारा वो प्रभावित करके वो ढीले कण जो होते हैं उनको उड़ा करके ले जाती है, जिसके द्वारा वहां पर एक गर्त नुमा आकृति बन जाती है और धीरे धीरे वो जो गर्त होता है उसका साइज बढ़ता जाता है। क्योंकि मरुस्थलों में या तो भूमिगत जल मिलता ही नहीं है और मिलता है तो वो क्या होता है अधिक गहराई पर मिलता है। यही कारण है कि अपवहन के कारण इन गर्तों का निर्माण सागर तल से कई मीटर तक नीचे तक हो जाता है। तो जो भूमिगत जल की हम बात करें तो मरुस्थल में जो भूमिगत जल होता है वो बहुत गहराई पर मिलता है। इसी कारण जो अपवहन के कारण है इन गर्तों का निर्माण जो होता है सागर तल से कई मीटर नीचे तक हो सकता है। पवन द्वारा असंगठित तथा ढीलों कणों से उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त जो गर्त बन रहा है उसी को हम कहेंगे अपवाहन बेसिन। तो जो गर्त बन गया यानी ढीले कण तो उड़ा करके पवन द्वारा चले जाते हैं पवन के साथ में और वहां पर एक गड्ढेनुमा आकृति बन जाती है, उसको कहते हैं अपवाहन बेसिन। चूंकि इन गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है अतः इसे पवन गर्त या वात गर्त भी कह सकते हैं। तो यदि पूछा जाए कि पवन गर्त या वात गर्त क्या है तो अपवाहन बेसिन ही जो होते हैं वो पवन गर्त या वात गर्त भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण में जो मुख्य योगदान होता है वो पवन का होता है। सहारा के रेगिस्तान, कालाहारी, मंगोलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी शुष्क भागों में पवन द्वारा निर्मित अनेक गर्तों के उदाहरण मिले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवाहन बेसिन को बफेलो वॉलेस और मंगोलिया में वृद्धाकार बेसिन को पांग कियोंग कहते हैं। तो ये जो बफेलो वॉलेस और पांग कियोंग है इनकी एक तो कंपटीशन एग्जाम में स्थिति पूछी जाती है, दूसरा इनके बारे में ये पूछ सकता है कि लघु आकार वाली अपवाहन बेसिन को संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में किस नाम से जाना जाता है और मंगोलिया में वृद्धाकार बेसिन्स को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ब्लो आउट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से अपवाहन बेसिन को। ये गड्ढेनुमा आकृति जो बनी है वो कहलाती है अपवाहन बेसिन। इसमें पवन द्वारा बारीक जो रेत के कण होते हैं उनको उड़ा करके ले जाया जाता है और यहाँ पर ये गड्ढेनुमा आकृति जो है वो बन गई है। दूसरी आकृति है इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग जो है वो जर्मन भाषा का एक पारिभाषिक शब्द होता है जिसका तात्पर्य होता है पर्वत द्वीप या द्वीपीय पर्वत। यानी इंसेलबर्ग का मतलब होता है पर्वतों का द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। मरुस्थलों में अपक्षय और अपरदन के कारण
कोमल शैलें जो होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं, परंतु जो कठोर शैल होंगी वो अवशेष भाग के रूप में या ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाती है। इस तरह टीलों या टापुओं को ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो मरुस्थल में जो कोमल चट्टानें होंगी वो तो अपक्षय की क्रिया के द्वारा शीघ्र ही कट जाती हैं और उस पदार्थ को पवन के द्वारा उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, जो कठोर शैलें होती है वो अवशेष भाग के रूप में बच जाती है और वो टीले नुमा संरचना हमें दिखाई देती है। इन्हीं टीलों को या टापुओं को हम इंसेलबर्ग कह सकते हैं। बॉर्नहार्ट नामक विद्वान ने इस प्रकार के इंसेलबर्ग के निर्माण की क्रिया का पता लगाने का कार्य प्रारंभ किया। इसी कारण इंसेलबर्ग को बॉर्नहार्ट भी कहा जाता है, यानी बॉर्नहार्ट ने इसके बारे में पता लगाया, इसलिए इंसेलबर्ग को बॉर्नहार्ट भी कहते हैं। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि बॉर्नहार्ट किसे कहा जाता है, तो इंसेलबर्ग को ही बॉर्नहार्ट कहते हैं, क्योंकि बॉर्नहार्ट नामक विद्वान ने इसके बारे में या इसके निर्माण की क्रिया के बारे में बताया था। परसंगे तथा डेविस ने कालाहारी रेगिस्तान में स्थित इंसेलबर्ग तथा समीपी सतह के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि इंसेलबर्ग से युक्त समतल भाग मरुस्थलीय अपर्दन चक्र का अंतिम रूप होता है। यानी परसंगे और डेविस ने यह बताया कि जो जहां पर इंसेलबर्ग पाए जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, मरुस्थल अपर्दन चक्र का वो अंतिम रूप होता है जहां इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। डेविस का यह मत भी मान्य नहीं है, क्योंकि इंसेलबर्ग की स्थिति न केवल मरुस्थलीय भागों में ही पाई जाती है बल्कि आर्द्र भागों में भी पाई जाती है। तो यदि हम ऊपर जो सेंटेंस लिखा गया है कि परसंगे और डेविस ने जो कालाहारी रेगिस्तान में इंसेलबर्ग और समीपी सतह के अध्ययन के आधार पर बताया गया कि ये जो इंसेलबर्ग युक्त समतल भाग होता है वो मरुस्थलीय चक्र का अपर्दन चक्र का अंतिम रूप होता है, तो इस मत का भी खंडन किया जा चुका है, क्योंकि इंसेलबर्ग जो होते हैं मरुस्थलीय भागों के अलावा आर्द्र भागों में भी मिलते हैं। किंग महोदय ने सन 1948 ईस्वी में इंसेलबर्ग का निर्माण सरिता अपर्दन के कारण भी बताया। तो यहाँ 3 तरह के स्टेटमेंट हैं, जिसमें ये पहले स्टेटमेंट में बताया गया कि ये मरुस्थलीय अपर्दन चक्र का अंतिम रूप है, और दूसरे में ये बताया जा रहा है कि ये आर्द्र भागों में भी बनते हैं मरुस्थलीय भागों के अलावा। और किंग महोदय ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये सरिता अपर्दन के कारण भी इंसेलबर्ग का निर्माण हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं फोटो के माध्यम से इंसेलबर्ग को दिखाने का प्रयास किया गया। ये दोनों फोटो में ये जो आकृति दिखाई गई है वो इंसेलबर्ग है। अब हम बात कर रहे हैं छत्रकशिला या मशरूम रॉक के बारे में। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, यानी कोमल शैलें लंबवत रूप में मिलेंगी और उसके ऊपर कठोर शैल मिलती है, तो उस पर पवन का जो अपघर्षण का प्रभाव होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है, या हम कह सकते हैं छातेनुमा जो आकृति होती है उसका निर्माण होता है, जिसे छत्रकशिला कहा जाता है। और छत्रकशिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा के नाम से जाना जाता है और जर्मनी में इसे पिट्सफेल्सन के नाम से संबोधित करते हैं। इसे पेडेस्टल सेल भी कहते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि छत्रकशिला को सहारा के रेगिस्तान में किस नाम के द्वारा जाना जाता है और जर्मनी में इसको किस नाम से जाना जाता है, और पेडेस्टल रॉक्स भी किसे कहा जाता है। तो जो मशरूम या रॉक्स होती हैं, छत्रकशिला होती है, वही पेडेस्टल रॉक भी कहलाती हैं। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं छत्रकशिला को दिखाया गया। ये छातेनुमा, ऊपर ये कठोर चट्टानें हैं, नीचे ये कोमल चट्टानें हैं जिनका अपर्दन हो गया है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऊपर ये कठोर चट्टान जो है प्रतिरोधी शैल के रूप में बची है, और यहाँ अगल बगल से ये कोमल चट्टानों का जो अपर्दन है वो हो गया है और एक छातेनुमा संरचना बन गई है। अब हम बात कर रहे हैं भूस्तंभ के बारे में। शुष्क प्रदेश में जहाँ पर असंगठित तथा कोमल शैलों के ऊपर कठोर और प्रतिरोधी शैलों का आवरण होता है, और इस आवरण के कारण नीचे की कोमल शैल का अपर्दन नहीं हो पाता, क्योंकि जो ऊपरी कठोर शैल होती है उसके आवरण के नीचे कोमल शैल जो होती है उनको संरक्षण मिल जाता है, परंतु समीपी कठोर चट्टान का अपर्दन हो जाता है। इस कारण अगल बगल की शैल जो होती है वो कट करके हट जाती है, और इस कठोर शैल के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। तो ऊपर क्या होगा, कठोर शैल होगी, जिसके कारण नीचे की जो कोमल शैलें होंगी उनको संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन
साइड से जो कोमल चट्टानें होती हैं वो कट जाती हैं और कट जाने के कारण एक स्तंभ नुमा आकृति जो होती है वो बन जाती है, वही कहलाती है भूस्तंभ। यहाँ हम देख रहे हैं इस फोटो में भूस्तंभ को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ ये ऊपर हम देख रहे हैं, दोनों फोटो में दिखाया गया है कि ये कठोर चट्टानें हैं। जो नीचे की जो कोमल शैल है, यहाँ ये कोमल शैलें हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर रही है, लेकिन ये इसके आसपास से जो पवन होती है उसकी अपघर्षण या अपवहन या जो भी क्रिया है, अपर्दन की जो क्रिया है, उसके द्वारा ये चट्टानें यहाँ से कट गई हैं। कटने के कारण ये एक स्तंभ नुमा आकृति का निर्माण हो गया है, जिसे कहते हैं भूस्तंभ। अब हम बात कर रहे हैं जूजेन के बारे में। तो मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल शैलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती है, यदि कोमल चट्टानें और कठोर चट्टानें समानांतर रूप से पाई जाएंगी तो अपक्षय तथा वायु द्वारा अपर्दन के कारण विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है, जो ढक्कनदार दवात के समान होता है। यानी जो शाही की बोतल का ढक्कन होता है उसके समान एक आकृति बन जाती है। ऐसे स्थल रूपों को जूजेन कहा जाता है और इनका निर्माण प्राय ऐसे मरुस्थलों में होता है जहां पर रात के समय तापमान कम हो जाने से शैलों की सुराखों में स्थित जल जम जाता है। यानी कि विघटन की क्रिया जहां अधिक होती है वहां पर इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है। और ये जो विघटन की क्रिया है ये किस तरह से घटित होती है, इसके बारे में हमने जब अपने अपक्षय के बारे में अध्ययन किया था उस वीडियो में हमने अध्ययन किया। यहाँ हम सिर्फ ये जान लें कि अपक्षय की क्रिया के द्वारा या विघटन की क्रिया के द्वारा एक ढक्कनदार दवात के समान स्थलाकृति का निर्माण होता है, और उसका निर्माण होने का कारण होता है कोमल और कठोर शैलों की जो परतें होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर स्थित होने के कारण होती है। यहाँ हम देख रहे हैं जूजेन को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। ये ऊपर वाला भाग जो हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल शाही की दवात के ढक्कन के जैसा दिखाई देता है। यहाँ दूसरी फोटो में भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ ये जो स्थलाकृति बनी है वो जूजेन कहलाती है। अब हम बात करते हैं यारदंग। यारदंग जो होती है उसकी रचना जूजेन के बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि जूजेन में तो वो जो कोमल चट्टानें और कठोर चट्टानें हैं वो समानांतर रूप में पाई जाती हैं, जबकि इसमें लंबवत दिशा में ये मिलती हैं। तो जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन जो होती है कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम चट्टान को अधिक अपर्दित करके अपने साथ में उस मलबे को उड़ा करके ले जाती है। इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों के अपर्दित हो जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं और इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नालीनुमा संरचना बन जाती है और इस स्थल रूप को ही यारदंग कहते हैं। तो यारदंग में क्या होता है, कोमल और कठोर चट्टानें लंबवत रूप में पाई जाएंगी तो कोमल चट्टानों का तो अपर्दन हो जाता है और अपर्दन के कारण वो वहां पर नालीनुमा संरचना बन जाती है और ये जो स्थल रूप होता है वो यारदंग कहलाता है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि जूजेन के विपरीत कौन सी स्थलाकृति होती है, तो यारदंग की जो रचना होती है वो जूजेन के विपरीत स्थलाकृति माना जाता है। यहाँ इस फोटो में हम देख रहे हैं यारदंग को दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ ये देखिए कोमल चट्टानें थी जो कट गई हैं तो ये नालीनुमा संरचना बन गई है, तो ये स्थलाकृति कहलाती है यारदंग। अब हम बात कर रहे हैं ड्राई कांटर के बारे में। तो पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवन से अपर्दन द्वारा खरोंच पड़ती रहती है। तो जो पथरीला मरुस्थल होता है उस पर जो शिलाखंड पड़े रहते हैं उन पर पवन की जो क्रिया होती है वेग के कारण या अपर्दन की क्रिया के द्वारा खरोंच पड़ती रहती है, जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से होकर के चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति जो होती है वो चतुष्फलक जैसी हो जाती है, और जिसका एक फल या फलक भूपृष्ठ पर होता है और शेष 3 फलक बाहर की ओर होते हैं। इस प्रकार बाहर की ओर निकले 3 फलक या पार्श्व वाले टुकड़ों को त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर कहते हैं। यानी एक भाग तो उसका बेस जो होगा वो धरातल पर होगा और 3 पार्श्व जो निकले रहते हैं, 3 फलक जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, ऐसा त्रिकोणाकार कंकड़ जो बनता है उसको हम ड्राई कांटर कहते हैं। 3 फलक वाले बोल्डर को ड्राई कांटर कहते हैं और 8 फलक वाले अपघर्षित
फलक वाले बॉर्डर को कहते हैं वेंटिफेक्ट कहते हैं। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 फलक वाले बॉर्डर को क्या कहा जाता है और 8 अपघर्षित फलक वाले बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 3 फलक वाला जो टुकड़ा है वो ड्राई कांटर कहलाता है। ये फोटो के माध्यम से ड्राई कांटर को दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ हम देख रहे हैं 8 फलक वाले उसको दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं वेंटिफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं जालक या जालीदार शिला के बारे में। तो मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने कुछ शिलाएं होती हैं जिनकी रचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से होती है, अर्थात कठोरता में जहां अंतर होता है, यानी कहीं बीच में कोमल है कहीं कठोर है, तो जो कोमल चट्टानें होंगी वो अपघर्षण की क्रियाओं के द्वारा टूट जाती हैं या वो अपर्दित हो जाती है और अपर्दित भाग को वहां से पवन के द्वारा उड़ा करके ले जाया जाता है। लेकिन कठोर भाग जो होते हैं वो यथास्थान स्थिर रहते हैं। इस प्रकार अपर्दन के कारण शैल भाग में यानी जाली नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की शैल को कहते हैं जालीदार शैल या जालक शैल या अहिष्मक जालक भी इसको कहा जाता है। यानी चट्टान पर लगातार जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसके घिसने की क्रिया के द्वारा जालीनुमा संरचना बन जाती है, उसको कहा जाता है जालक या जालीदार सीमा या स्टोन लैटिस उसको कहा जाता है। यहाँ स्टोन लैटिस को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से ये जालीनुमा संरचना, ये देख रहे हैं हम, जालियां इसमें बन जाती है चट्टानों में, इसको कहते हैं स्टोन लैटिस। अगली आकृति है पुल या खिड़की। तो जालीदार पवन यानी पहले स्टोन लैटिस बनेगी, उसके बाद में उस पर लगातार अपर्दन की क्रिया हो जाने के कारण क्या होता है, पवनोन्मुखी भाग में एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। तो वो जो जालियां हैं वो उन पर अपर्दन की क्रिया होते होते वो जाली भी जो होती है पूरी पूर्णतया कट जाती है और कट जाने से जो होता है एक पुल या खिड़की नुमा एक संरचना बन जाती है। पवन धीरे धीरे इस छिद्र के विघटित पदार्थों को उड़ाकर उसे विस्तृत करती रहती है और एक लंबे समय तक अपर्दन के कारण जो छिद्र होता है वो शैल के आर पार हो जाता है और शैल के इस आर पार छिद्र को ही पवन खिड़की या पवन वातायन या विंडो कहा जाता है। तो पहले जालीदार शिला बनेगी, जालीदार शिला पर लगातार अपर्दन की क्रिया होने के कारण पुल या खिड़की का निर्माण होता है। तो यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से पहले यहाँ इस भाग में जालीदार शिला बनी थी और बाद में ये एक खिड़की नुमा संरचना बन गई है, इसको कहते हैं पवन खिड़की या विंडो। इसी के साथ ये इसका भाग द्वितीय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टॉपिक के विस्तृत अध्ययन के लिए इसके 4 वीडियो बनाए गए हैं। तो विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसके चारों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।